नमस्कार, मैं सजनपाल मील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और आज का जो हमारा सामाजिक विज्ञान विषय में जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे ना, उनके बारे में आप अपने अध्ययन करेंगे आज। तो देखो, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी प्रमुख हुए उनमें देखो सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम था पहले क्रांतिकारी का? वासुदेव बलवंत फड़के। दूसरे चापेकर बंधु और तीसरे विनायक दामोदर सावरकर, या जिनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। इन क्रांतिकारियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखो, चाहे किसान हो, जमींदार हो, राजा महाराजा हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी अंग्रेजी जो शासन है उससे क्या थे? दुखी थे। ठीक है ना? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर जो वर्ग है, हर तबका है, अंग्रेजी सरकार से उसको नुकसान पहुंच रहा था। और क्रांतिकारी वो व्यक्ति थे जो अंग्रेजों की नीतियों से निराश थे, अंग्रेजों की जो नीतियां उनसे खफा थे। तो हमारा जो पहला क्रांतिकारी है वासुदेव बलवंत फड़के। देखो, वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजी कर्मचारी था, एक तरह से अंग्रेजों की जो नौकरी करता था, महाराष्ट्र का रहने वाला था। और महाराष्ट्र में भयंकर जब अकाल पड़ा, ठीक है ना, कहां की बात हो रही है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो 1875 से लेके आगे तक महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। बात है 1876 की, 1876। इस समय अंग्रेजी देखो नौकरी करता था अंग्रेजी सरकार की। ये महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ गया, लोग भूख से मरने लग गए। नौबत ये आगे की पशु तो मर रहे थे, भूख से लोग भी मरने लग गए। जब इसने देखा कि अंग्रेजी सरकार है वो भारतीयों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, तो इसने सोचा कि अब जो पहलकदमी है वो किसको? अपने को खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार है वो तो उदासीन होके बैठ गई है। ठीक है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे कितने लोग दिन में मरो या कितने ही भूख से मरो, कुछ भी हो। तो इस चीज से जो वासुदेव बलवंत फड़के वो बहुत ज्यादा आहत हुए अंग्रेजों की नीतियों से, और इन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। कब? 1876 में। ठीक, अंग्रेजों की नौकरी क्यों छोड़ी? लोगों की सेवा करने के लिए। महाराष्ट्र के जो लोग थे, जो अकाल पीड़ित थे, उनकी सेवा करने के लिए अंग्रेजों की इसने नौकरी छोड़ दी थी 1876। ठीक है ना? अब देखो, अंग्रेजी नौकरी छोड़ने के बाद क्या है, ये गांव-गांव जाकर, महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर लोगों में प्रचार करने लगे कि अंग्रेजी शासन है इसको उखाड़ फेंको, अंग्रेजी शासन है इसको क्या कर दो? उखाड़ दो। उखाड़ दो मतलब है अंग्रेजों को यहां से भगा दो, यानी कि एक तरह से बगावत कर दी इसने अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के विरोध में हो गया ये। पहले तक तो नौकरी कर रहा था, अब अंग्रेजों के क्या है? विरोध हो गया, क्योंकि उनकी नीतियां हैं वो भारत विरोधी थी। ठीक है, जब इस चीज की सूचना, इस बात की सूचना अंग्रेजों को लगती है कि वासुदेव बलवंत फड़के है वो क्या है? हमारे खिलाफ खतरा बनता जा रहा है और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़का रहा है। तो अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। कब? 1800, ये कि लिख दो 1, 8, 7, अब ये 6 इसको उल्टा कर दो, सिर्फ 6 को उल्टा कर दो, बाकी वो क्यों? ठीक है ना? 1879 में इसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया इसको? वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और इसको गिरफ्तार करके भेज दिया गया अरब देश। कहां भेज दिया गया? अरब देश। ठीक है, छोटा प्रश्न आ जाए, हालांकि इस पार्ट से छोटे प्रश्न नहीं आते, फिर भी आपको याद रखना कि वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार करके कौन से देश भेजा गया? अरब देश भेजा गया। फिर देखो, इसमें 10 वर्ष और जोड़ लो। 1879 में 10 वर्ष जोड़ेंगे, 1889 में अरब देश की जेल में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्रांतिकारी था वासुदेव बलवंत फड़के, ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की बात हो रही है। ठीक है प्रमुख, उसका जो सफर है वो कब से कब तक था? सिर्फ ऐसे मान लो कि उसने 1876 से 79 तक नेतृत्व प्रदान किया था जनता को अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद में 1889 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु। 79 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब अपने देखते हैं अगला जो क्रांतिकारी है वो।
अब देखो चापेकर बंधु कौन है? चापेकर बंधु। दूसरे जिन क्रांतिकारियों की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे चापेकर बंधु भाई थे दो ये, ठीक है, क्या बोलते हैं? चापेकर बंधु। इन्होंने बगावत कहां की थी? देखो पुणे, आपने नाम सुना होगा, पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे कहां है? पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। दो भाई थे, दामोदर हरि चापेकर, ठीक है, और दूसरा वासुदेव हरि चापेकर, ठीक है। ये दो भाई थे, एक तो दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। कहां के थे ये? पूना, जिनको पुणे भी बोलते हैं, वहां के थे, महाराष्ट्र में। इन दोनों भाइयों को चापेकर बंधु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चापेकर बंधु। बंधु मतलब है भाई दोनों, ठीक है ना। इन्होंने देखो एक सभा बनाई थी, उस सभा का देखो मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, हिंदू धर्म संरक्षण सभा। हिंदू धर्म संरक्षण सभा, और ये बनाई थी 1893 में, ठीक है। दोनों भाइयों ने सभा बनाई थी, कौन सी? हिंदू धर्म संरक्षण सभा। कब बनाई? 1893 में, ठीक है। अब देखो इस सभा के अंतर्गत अंग्रेजों ने पहले क्या कर रखा था? महाराष्ट्र में देखो दो उत्सव मनाए जाते थे, एक तो शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, ठीक है, दूसरा गणेश उत्सव। गणेश उत्सव, ये दोनों उत्सव बनाए जाते थे महाराष्ट्र में। अब इन उत्सवों की खासियत क्या थी? देखो आज भी गणेश उत्सव तो बहुत धूमधाम से और ये मतलब मनाया जाता है। अंग्रेजों ने ये दोनों उत्सव मनाने बंद कर दिए थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था पहले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गणेश उत्सव, ये देखो जो शिवाजी उत्सव है और गणेश उत्सव है, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती थी, यानी कि लाखों की संख्या में लोग क्या इकट्ठे होते थे इन उत्सवों में भाग लेने के लिए। अंग्रेजों को भय था कि कोई व्यक्ति इस भीड़ को संबोधित करके कहीं पे अपने खिलाफ बगावते न कर दे, क्योंकि कहीं पे भी भीड़ होती थी ना, तो अंग्रेज उस भीड़ से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा डर लगता था। इसलिए अंग्रेजों ने उन सभी उत्सवों, उन सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था जिनमें तादाद में लोग ज्यादा इकट्ठे होते हों। तो यहां देखो महाराष्ट्र में भी क्या कर रखा था? शिवाजी उत्सव है और गणेश उत्सव, इसको प्रतिबंधित कर दिया था कि महाराष्ट्र में ये उत्सव कोई मना ही नहीं सकता। तो अब देखो दोनों भाइयों ने, ठीक है ना, इन उत्सवों को दोबारा मनाना शुरू कर दिया। लोगों को कहा कि अगर हमारा हिंदू धर्म बचाना है ना, इन्होंने देखो सभा बनाई थी हिंदू धर्म संरक्षण सभा, यानी कि हिंदू धर्म को सुरक्षा प्रदान करना। अगर हमें हमारा हिंदू धर्म बचाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा? हमारे जितने त्योहार वगैरह उनको मनाना होगा। अंग्रेज धीरे धीरे क्या है, सारे त्योहार है, उत्सव है, मेले हैं, वो बंद करते जा रहे हैं, उनको दोबारा मनाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों के विरोध में इन्होंने ये दोनों उत्सव मनाए। कौन से? शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। अब है बात 1897, ठीक है। 1897 को क्या होता है? महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल जाती है, चूहों से होती थी, देखो प्लेग की बीमारी, ठीक है ना। प्लेग की बीमारी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एक बार फ्रांस में सबसे बड़ी मतलब प्लेग की बीमारी फैली थी किसी समय में, ठीक है। वैसे ही भारत में भी देखो प्लेग की बीमारी फैली थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांस में तो था ही सिस्टम, अंग्रेजों यहाँ पर भी क्या है, चूहों को मरवाने पर मजदूरी देने का ये सिस्टम तय कर दिया था। फ्रांस में देखो क्या हुआ था, प्लेग की बीमारी जब फैली ना, तो अंग्रेजों को बहुत भय लगता था, उनको पता था कि प्लेग है वो किससे हो रही है? चूहों से ही हो रही है। तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप एक काम करो, चूहे मारना शुरू कर दो और प्रति चूहे के आपको पैसे मिलेंगे। मान लो कितने रुपए भी, उन्होंने क्या, खतरे का काम था, कितने पैसे, 5 पैसे 10 पैसे प्रति चूहे के हिसाब से उन्होंने मजदूरी रख दी। अब भारतीय लोग मार मार के, अब भारत के लोग डरते तो है नहीं,
ठीक है ना। अब देखो एक कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे कह देना 1000 रुपये मिलेंगे, ये काम करना है, यहाँ खड़ा रहना है, ठीक है, तो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम खतरे से कितना भी बड़ा, अब चीन के बॉर्डर है उस पर लड़ाई चल रही है, ऐसे कह देना 2000 रुपये दिन के मिलेंगे बॉर्डर पर, वहाँ पर जवानों की मदद करनी है, तो बिना वहाँ पर तो बिना पैसे ही चले जाएंगे। हमारे देश के नागरिकों की ये खासियत है। लेकिन जहाँ मजदूरी मिलती है वहाँ हम छोड़ते नहीं, मेहनती बहुत ज़्यादा है। तो देखो इसी प्रकार फ्रांस के लोग भी मेहनती थे, चूहे मार मार के इकट्ठे करके, मतलब टोकरियां भर भर के ला के अंग्रेजों के सामने देखो सांप गिन लो और पैसे दे दो मजदूरी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर अपने चूहे गिनेंगे तो अपने प्लेग हो जाएगी, तो उन अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप एक काम करो, चूहे मत लाया करो, आप सिर्फ उनकी पूंछ दिखा दिया करो, चूहे को मार के उसकी पूंछ काट के ले आया करो और हमको दिखा दिया करो, उसके हिसाब से अपने पैसे ले जाया करो। अब पूंछ काट के लाने लग गए, पूंछ गिना देते, ये देखो मैंने 20 चूहे मारे, 20 पूंछ, ठीक है ना। इनमें से कोई मतलब मेरे जैसा समझदार आदमी भी था, ठीक है ना, तो देखो उसने कहा कि इस प्रकार चूहे मारेंगे तो चूहे तो खत्म हो जाएंगे, बाद में क्या खाएंगे, मजदूरी कहाँ से लाएंगे, तो एक काम करो, इनकी पूंछ तो काट दो और चूहों को छोड़ दो, ताकि प्रजनन क्रिया होती रहे और चूहे आते रहें। तो वो क्या है, चूहों की पूंछ काट के लाते और चूहे को छोड़ देते। अंग्रेजों को जब पता चला, अंग्रेजों के सामने ऐसे चूहे घूमने लगे जिनकी पूंछें नहीं थी, तो अंग्रेजों ने वो स्कीम बंद कर दी, ठीक है ना। तो वो थी प्लेग की महामारी। अब ये प्लेग की महामारी कहाँ पर फैल गई, प्लेग की महामारी फैल गई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब लोगों में हाहाकार मच गया प्लेग की महामारी फैलते। और कब फैली थी प्लेग की महामारी, 1897। याद रखना, महाराष्ट्र में 1897 में क्या हुआ, प्लेग बहुत ज्यादा मतलब अपने चरम शिखर पर बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब भयंकर अवस्था में था। तो लोगों को प्लेग की बीमारी से बचाने के लिए प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया, प्लेग कमिश्नर, जिसका नाम था रेंड। क्या था, रेंड। और दूसरा लेटिसेंट एस्ट। ये दो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, एक तो रेंड और एक लेटिसेंट एयर्स। अब ये बदनाम अधिकारी थे, बहुत ज्यादा बदनाम अधिकारी थे, अत्याचारी थे, ऐसे माने जाते थे कि रिश्वतखोरी, ठीक है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, सभी मतलब ऐसा एक भी अवगुण नहीं था जो इनमें नहीं था, ठीक है, सभी अवगुण इनमें भरे हुए थे, कूट कूट के भरे हुए थे, कूट कूट मतलब अच्छी तरह, ठीक है ना। इन्होंने इनको भेजा तो इसलिए गया था कि लोगों की आप क्या करो, हेल्प करो, वहां पर जो लोग प्लेग से मर रहे हैं या प्लेग की जो महामारी है उससे लोगों की आप क्या करो, रक्षा। इन्होंने रक्षा न करते हुए, इन्होंने उनकी सहायता न करते हुए उसके विपरीत लोगों को तंग करना, डराना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। किसने, एक तो प्लेग कमिश्नर था रेंड और दूसरा लेटिसेंट एयर्स। जब इस चीज की सूचना किसको लगी, दोनों भाइयों को, चापेकर जो बंधु थे, इनको पता चला कि जो रेंड है और लेटिसेंट एयर्स है ये लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो इन दोनों अधिकारियों को मारने की योजना बना दी इन्होंने कि इनको अपने जान से मारेंगे, ठीक है। दोनों जो बंधु हैं, दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने दोनों अंग्रेजी अधिकारियों को मारने की योजना बनाई। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं 22 जून 1897 की बात चल रही है। 22 जून 1897 को दोनों को गोली मार दी। दोनों भाई थे ना, दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने किन दोनों को, रेंड को और एयर्स्ट, इन दोनों को क्या मार दी, गोली मारकर इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी और इनका किस्सा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक। क्यों मारी इनके गोली, क्योंकि ये जनता को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। अब देखो इनको गोली मारी ना, तो इसको जो ये दोनों भाई थे अंग्रेजी, अब देखो इतना बड़ा काम कर दिया तो इनको तो गिरफ्तार तो होना ही था। अंग्रेजी सरकार ने अपने सिपाही भेज के दोनों दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को क्या है, गिरफ्तार करवा दिया और दोनों भाइयों को फांसी की सजा दे दी, फांसी की सजा। तो शहीद हो गए, ठीक है। महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी हैं दोनों क्या हो गए, शहीद। पहले वाला जो मैंने क्रांतिकारी आपको बताया था वासुदेव बलवंत फड़के, ये जेल में मर गया, इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अब अपने तीसरा जो है हमारा विनायक दामोदर सावरकर, इसको देखेंगे।
अब देखो जो तीसरे हमारे क्रांतिकारी हैं वो है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, जिनको हमारे जो जनता उन्होंने वीर की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, भारतीय जनता ने कौन सी उपाधि दी थी इनको, वीर की, ठीक है, इसलिए इनको वीर सावरकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर सावरकर, अपने भी वीर सावरकर ही बोल देते हैं इनको, जनता ने जो उपाधि दे दी तो अपने क्यों छोड़े, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 28 मई, जन्म हुआ 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर गांव में, ठीक है। जन्म कब हुआ, वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को कौन से गांव में हुआ, भागुरे गांव में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो वीर सावरकर है ये इनका सपना ये था कि अंग्रेजों, देखो जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका ये सपना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना, ठीक है। भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा अथक प्रयास किए और अंत समय में इन्होंने देखो भारत का विभाजन रोकने के भी बहुत ज्यादा प्रयास किए, ठीक। अब वीर सावरकर की पढ़ाई के बारे में देख लेते हैं। देखो इन्होंने मैट्रिक पास की, कौन सी, मैट्रिक पास की उन्होंने 1901 में, ठीक है, 1901 में मैट्रिक पास करके फर्ग्यूसन कॉलेज है एक, फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अपना दाखिला करवाया। मैट्रिक की पढ़ाई कब इसने पास कर ली थी, 1901 में। उसके बाद में कॉलेज में कौन से में इन्होंने एडमिशन लिया, फर्ग्यूसन कॉलेज, जहां पर ये तिलक के संपर्क में आए और इनमें क्रांतिकारी भावना है वो और ज्यादा जागृत होगी, किससे मिलके, लोकमान्य तिलक से मिलके, ठीक है ना। देखो जो हमारे वीर सावरकर है ना, इनके बारे में एक बात कही जाती है, ऐसा बोला जाता है कि पहले क्रांतिकारी थे वीर सावरकर जिन्हें अंग्रेजों ने एक नहीं बल्कि 2 जन्मों की कारावास की सजा दी थी, कि 2 जन्मों तक इसको, मतलब अब भी इसमें जेल में डाल दो इसको आजीवन, जब तक नहीं मरे, और अगले जन्म में भी पता चल जाए कि ये फलानी जगह जन्मा है तो उसको उठा के वहां से भी दोबारा क्या है, जेल में डाल दो, अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है कि दोबारा भी इसने क्या है, जन्म ले लिया। यानी कि 2 जन्मों की सजा पाने वाला प्रथम जो हमारा क्रांतिकारी था वो कौन था, वीर सावरकर, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है इनका, विनायक दामोदर सावरकर, लेकिन अपने इसको वीर सावरकर के नाम से ही जानेंगे। अब देखो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, तो उस समय इन्होंने एक मित्र मेला टोली बनाई, मित्र मेला, ठीक है, कुछ नौजवान थे उसमें मित्र मेला में, ठीक है। ये टोली बना के इन्होंने क्या किया, विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी इन्होंने, किसके साथ मिलकर, अपने मित्रों के साथ, और उस टोली का क्या नाम था, मित्र मेला। कब बनाई थी ये, जब बंग की घटना हुई थी, बंगाल का विभाजन कर दिया था धर्म के आधार पर, अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था उस समय, ठीक है ना। तो उस समय अंग्रेजों को के विरोध स्वरूप इन्होंने क्या है, अंग्रेजी जो जितने भी वस्तुएं उनकी होली जलाई, और वीर सावरकर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अंग्रेजों ने तो बोला कि ये गदर था, ठीक है, लेकिन वीर सावरकर ने कहा गदर नहीं था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला, वीर सावरकर ने बोला, ठीक है। विदेशी वस्तुओं की क्या जलाई इसने, होली जलाई। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ये इन्होंने एक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों ने देखा कि ये पुस्तक अगर बाहर निकल गई, इसको लोगों ने पढ़ लिया तो लोग बगावते कर देंगे, तो इस पुस्तक को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन विभिन्न क्रांतिकारियों ने, विभिन्न लोगों ने ये जो पुस्तक थी ना,
इसको चोरी छुपे अलग अलग शीर्षकों से, अलग अलग नामों से क्या है, देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया, जिससे अंग्रेजों के प्रति लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न हुई। जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ क्या है, संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई। कौन सी पुस्तक थी? तिलक द्वारा लिखित जो पुस्तक, उसका क्या नाम है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित ये पुस्तक थी। आई बात समझ में? और 1906 में इन्होंने अभिनव भारत का प्रतिपादन किया। अभिनव भारत। ठीक है, इनको देखो अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजा गया। कौन सी जेल में? अंडमान की सेल्युलर जेल है। जेल यहां भेजा गया इसको। ठीक है, काफी दिनों तक यहां पर इसको रखा। कहते हैं कि बाद में अंग्रेजों ने क्या है, इनको आजाद कर दिया, क्योंकि उसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं किया। और जो वीर सावरकर हैं, इन्होंने जब देश का बंटवारा हुआ उस समय मतलब धर्म के आधार पर बंटवारा होना था, तो उसको रोकने के लिए भी क्या है, काफी प्रयत्न किए। तो देखो आज के जो हमारे ये तो प्रमुख क्या थे, क्रांतिकारी थे। छोटा सा टॉपिक है प्रमुख क्रांतिकारियों का, वो मैंने बताया है आपको। अब देखो एक किसान आंदोलन छूट गया था अपना, ठीक है, उसको और पूरा कर लेते हैं इसी में, क्योंकि वीडियो अभी लंबा नहीं हुआ है। ठीक है, छोटा ही है। ये तीनों क्रांतिकारी हो गए। इसके अलावा एक जो हमारा किसान आंदोलन पीछे छूट गया था, ध्यान में नहीं आया मेरे, वो और पूरा कर लेते हैं अपने, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो जो मैंने बताया था आपको कि एक रह गया, वो किसान आंदोलन है निम्बू चना किसान आंदोलन। ये नाम है निम्बू चना, निम्बू चना। ठीक है, किसान आंदोलन। निम्बू चना पड़ता है अलवर। कहां पड़ता है? अलवर में। ठीक है ना। देखो कोई भी किसान आंदोलन हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो इस किसान आंदोलन के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण था। बिना कारण तो आंदोलन होता ही नहीं। तो देखो जो अलवर के किसान थे ना, वो सबसे ज्यादा दुखी थे सुअरों से। सबसे पहले तो सुअर, ठीक है ना, क्योंकि जो सुअर थे वो किसानों की क्या कर रहे थे, फसल को नष्ट कर रहे थे। ठीक है ना, सुअर थे, उनका इतना उत्पाद था कि किसानों की फसल है वो खोद जाते थे पूरे, बहुत ज्यादा आतंक था। तो इसकी शिकायत किसानों ने महाराणा से की। ठीक है, कहां के? अलवर के जो महाराणा थे उनसे की। तो महाराणा ने सुअरों को मारने का क्या दे दिया? आदेश। क्या कर दिया जाए? इन सुअरों को मारने का आदेश दे दिया। किसने? महाराणा ने। ठीक है, और सूरों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और किसानों की पहली जो समस्या थी उसका तो चलो हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो दूसरी समस्या थी नंबर 2, ठीक है, और ये देखो जो आंदोलन है इसका प्रारंभ हुआ था 1921 में। याद रखना, निम्बू चना किसान आंदोलन है ये 1921 से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये सूअरों वाली जो समस्या है ना, वो 1921 से ही प्रारंभ हो गई थी। काफी दिनों तक देखो महाराणा को पत्र भी लिखे, बहुत ज्यादा मतलब प्रयास करने के बाद में जो महाराणा इसने सूअरों को मारने के आदेश दिए थे। ठीक है, तो एक तरह से 1921 में ये क्या है, प्रारंभ हो गया था। और 1922 में देखो आग में घी का काम कर दिया। 1922 में दूसरा बंदोबस्त। कौन सा? तीसरा बंदोबस्त था। तीसरा बंदोबस्त। देखो बंदोबस्त क्या होता है, पहले तो मैं ये आपको बता देता हूं। खेती की जाती थी जमीन पे, उसके नियम बदलना। ठीक है, बंदोबस्त क्या होता है, जैसे कोई भी खेती कर रहे हैं किसान है, उनसे जो कर वगैरह लिया जा रहा है, या किस किसान को कितनी खेती दी जाएगी, कितनी जमीन दी जाएगी, वो कितना टैक्स देगा, वो टैक्स वगैरह जो निर्धारित करते थे उसको बंदोबस्त बोलते थे। जैसे ऐसे मान लो कि 2 हेक्टेयर भूमि में जोत रहा हूं, जिसके बदले मुझे 25% कर देना पड़ेगा। अब इस चीज में बदलाव कर दिया जाए, 25 को 30 कर दिया जाए, तो वो होता है बंदोबस्त। क्या होता है? ये भूमि से संबंधित था। तो तीसरा बंदोबस्त है, ये कब हुआ? 1922 में। ठीक है ना। अब इस बंदोबस्त में क्या खामी थी?
और क्या मतलब ऐसा सिस्टम था कि आंदोलन हुआ। पहले देखो 1922 से पहले जो बंदोबस्त था उसमें एक सिस्टम था कि एक तो ब्राह्मण और एक राजपूत, इनको कर नहीं देना होता था, बाकी सारी जातियां कर देगी। जितनी भी जातियां हैं ना अलवर की, वो सारी क्या देंगी, भूमिका लगान देंगी, कर देंगी। बस दो जातियां ऐसी थी, एक तो ब्राह्मण और एक राजपूत, क्योंकि राजपूतों का शासन था और ब्राह्मणों को वैसे ऐसे देखा जाता है कि ठीक है दान दक्षिणा इनको भूमि दे देते हैं, दान दक्षिणा में कर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि जो पुण्य वगैरह काम करने के लिए इनसे कर नहीं लिया जाता था और इनका राज था। लेकिन जब तीसरा बंदोबस्त लगाया गया तो इनकी ये रियायत क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। बोले अब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, सभी को लगान देना पड़ेगा। तो इससे ब्राह्मण और राजपूत है वो सबसे ज्यादा क्या हो गए, नाराज, ठीक है, क्योंकि पहले इनको कर देना नहीं पड़ता था, लेकिन बाद में इनको क्या देना पड़ा, कर देना पड़ा। मतलब नियम निकाल दिया कि अब ब्राह्मण और राजपूत है वो भी कर के दायरे में आएंगे, लगान इनको भी देना पड़ेगा। तो देखो मैंने कहा था कि 1922 में तीसरा बंदोबस्त, ठीक है, इसने आग में घी वाला काम किया। और इसके अलावा देखो 1923 और 24 को एक और काम हुआ कि भूमि की, अभी तो देखो आंदोलन में सिर्फ दो ही जातियां शामिल थी, ब्राह्मण और राजपूत। बाकी तो ऐसे सोच रहे थे कि अपने को क्या लेना, बाकी तो खुश हुए भाई ठीक है ब्राह्मण और राजपूत ये कर नहीं देते थे, इनको भी देना पड़ेगा, तो कोई आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। लेकिन 1923-24 में भूमि की जो कर की दरें हैं वो बढ़ा दी गई कि सभी को अब कर क्या देना पड़ेगा, पहले से ज्यादा। इससे समस्त जो किसान थे वो क्या दुखी हुए। अब ये जो आंदोलन है एक के लिए ब्राह्मण या राजपूतों या जाति के आधार पर नहीं रह गया, अब ये आंदोलन बन गया किसानों का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, जाट हो, ठीक है ना, या किसी भी जाति का हो, वो किसान आंदोलन हो गया, किसान होना चाहिए वो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बंदोबस्त की मार है पहले किस पे पड़ी, ब्राह्मण राजपूत है, इनको भी कर देना पड़ा। और सभी जो किसान थे उनकी जो भूमि का लगान है उसको क्या कर दिया गया, लगभग ऐसे कहते हैं कि आधे से 3/4 कर दिया गया। इससे किसान बौखला गए और किसानों ने विरोध कर दिया। क्या किया किसानों ने, विरोध किया। कब, 1923 और 24 को। अब देखो रेजिडेंट, अंग्रेज जो रेजिडेंट है, अंग्रेजों ने नहीं बढ़ाई ये कर किसने बढ़ाया, महाराणा ने बढ़ाया, ठीक है, महाराणा, महाराजा बोल दो या तो, महाराजा थे जयदेव, ठीक है, कौन थे महाराजा, जयदेव उस समय। तो किसानों ने मिलके, ये सारे किसान हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है, राजपूत हैं, और सभी किसान जितने भी हैं ना, सभी किसान, ये सभी मिलकर किसके पास जाते हैं, अंग्रेजी रेजिडेंट के पास जाते हैं कि आपने तो लगान इतना निर्धारित किया, लेकिन हमारे महाराजा जो जयदेव हैं इसने तो पूरे के पूरे मतलब कसर ही निकाल दी, ठीक है। जब इस बात की सूचना किसको लगी, महाराजा जयदेव को लगी कि किसान अपनी शिकायत करने के लिए किसके पास गए, अंग्रेजी रेजिडेंट के पास गए, तो महाराजा जयदेव है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, क्रोधित हुआ, आग बबूला हुआ कि मेरी शिकायत लगाने के लिए प्रजा चली गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या हुआ, ये नाराज हुआ, ठीक है। अब देखो 14 मई 1922, एक बार थोड़ा सा मिटाता हूं इसको, महाराजा है वो नाराज हो गया। चौदह मई 1922 अलवर की एक तहसील है बानसूर, कौन सी तहसील है, बानसूर, ठीक है। महाराजा का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई कि अपने क्या है, कैसे क्रांति करेंगे, कैसे अपने आंदोलन करेंगे, उसकी चर्चा होनी थी। ठीक उसी तरह जैसे जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लोग एकत्रित हुए थे, वैसे यहां पर भी लोग एकत्रित हो रहे थे हजारों की संख्या में, ठीक है। जब इस बात की सूचना जयदेव को लगी, अब देखो जयदेव पहले से ही क्या था, क्रोधित था, क्योंकि रेजिडेंट के पास उसकी शिकायत लेके वो चले गए थे। अब वो मौका ढूंढ रहा था कि कब मेरे को मौका मिले और मैं बदला लूं। कौन है, जयदेव जो महाराजा था वो इसी फिराक में था। उसको पता चला कि सारे के सारे जो किसान हैं, जितने भी अपने यहाँ किसान हैं, वो कहाँ एकत्रित हो रहे हैं, बानसूर में। कहां पर है, बानसूर। तो
तो इसने देखा कि 15-20 को क्या कर देते हैं, अबे टपका देते हैं, उड़ा देते हैं, बहुत बढ़िया मौका मिला है। ठीक है, तो इसने छज्जू सिंह, क्या नाम है, छज्जू सिंह, छज्जू सिंह, ठीक है, छज्जू सिंह के साथ सिपाही भेजे कि एक काम करे, जा और बिना चेतावनी दी क्या है, सबको क्या कर दे, मार दे, गोलियां चला दे, देखी जाएगी। छज्जू सिंह अपने सिपाहियों के साथ जाता है और वहां पर किसान जो संगठित हुए थे बानसूर में, इनके ऊपर अंधाधुंध क्या चला देता है, गोलियां चला देता है। ठीक, क्योंकि ये तो देखो नौकर था, इसको तो क्या मिला हुआ था, हुक्म या ऑर्डर मिला हुआ था, तो इसकी तो मजबूरी थी छज्जू सिंह की। ठीक है ना, और इसने बानसूर में जो सभा हो रही थी उसके ऊपर गोलियां चलाई, किसने, छज्जू सिंह ने। इसमें व्यक्ति मारे गए 156 मौत हो गई 156 तो इस गोलीबारी में, और 600 आदमी घायल हो गए, मतलब महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, 600 घायल हुए। ठीक है, निम्मू चना जो किसान आंदोलन अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें किसानों पर गोलियां चलाई गई है, कितने किसानों की मौत हो गई, 156। और एक छोटी सी बात पर कि महाराणा की शिकायत कर दी इन्होंने। ठीक है, शिकायत तो बनती है, बेचारे भूख से मरेंगे, तो इतनी इतनी ये मतलब दरें हैं, लगान की है, इतनी दरें लागू कर देते थे कि जो किसान है वो बेचारा उसके भूखे मर जाते थे, बच्चे हैं वो तो भूखे मर जाते थे। सारा का सारा जो अनाज वगैरह, कर वगैरह है, वो कौन ले जाता था, ठिकाने वाले ले जाते थे, महाराजा ले जाता था, अंग्रेज ले जाते थे। अब ये क्या खाएं, अब बेचारे कहते हैं ना, भूखा मरता क्या ना करता। तो देखो इसमें 156 मौत होगी और 600 क्या हो गए, घायले हो गए। ठीक है, रियासत, ठीक है, उस समय एक अखबार निकलता था जिसका नाम था रियासत। उस अखबार ने इस जो हत्याकांड है इसको जलियांवाला बाग, सॉरी एक मिनट, हाँ जलियांवाला बाग से भी भयंकर, ठीक है, जलियांवाला बाग से भी भयंकर हत्याकांड की संज्ञा दी। इसने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उससे भी क्या है ये, भयंकर। वो तो मान लो विदेशी व्यक्ति था, जनरल डायर है, उसके तो रहम दया कुछ नहीं थी, लेकिन ये तो सब अपना खुद का था। ठीक है, इसको बिल्कुल रहम नहीं आया, तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा भयंकर हत्याकांड की सजा मतलब संज्ञा दी। अब गांधी जी ने यंग इटली, अखबार था यंग इटली या युवा इटली, इसकी खबर है गांधी जी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। दोहरी डायरशाही मतलब डायरशाही सिंगल थी, ये दोहरी डबल। जितना जनरल डायर ने नुकसान नहीं किया था उससे ज्यादा इसने नुकसान कर दिया, इतनी गोलियां चली थी यहां पर। ठीक है, हालांकि इतिहास है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को ज्यादा याद कर रहा है, लेकिन ये जलियांवाला बाग से भी अधिक क्या था, भयंकर हत्याकांड था। ठीक है ना। यंग इटली में देखो क्या किया गया, या यंग इंडिया मान लो, सॉरी यंग इटली नहीं था, ये यंग इंडिया था, यंग इंडिया। ठीक है, वो इटली का एकीकरण वाला याद रह गया मेरे। ठीक है ना, यंग इंडिया था। यंग इंडिया में देखो क्या है, दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी किसने, गांधी जी ने। याद रखना, दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसने दी थी, गांधी जी। गांधी जी किसमें, यंग इंडिया में। और रियासत जो अखबार है वो इसको क्या लिखता है, जलियांवाला बाग से भी भयंकर या विभत्स से लिखता है। तो देखो ये हमारा निम्मू चना किसान आंदोलन हो गया 14 मई 1922 बानसूर तहसील में ये हत्याकांड हुआ। और 14 मई 1922 में क्या है, बानसूर तहसील है ये, क्या है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, क्या हुए थे, इकट्ठे, तो यहाँ ये हत्याकांड हुआ। अब देखो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट लगभग। ठीक है ना। इसमें ये जो डेट है ना 1922, 14 मई 1922, इसके बारे में और मैं देखूंगा और अगले वीडियो में बता दूंगा कि 1922 ही है या है तो 14 मई 1922 है या कितना है। इस पर थोड़ा सा मेरे को संशय भी लग रहा है, थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है, तो ये मैं आपको बता दूंगा अगला जो वीडियो आएगा आपकी 10th की क्लास का उसमें। बाकी आप बुक से मिला लेना। ठीक है, मेरे पास बुक एक बार अवेलेबल नहीं है,
बुक मेरे पास है नहीं, बच्चों की परीक्षा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं सारे, नोटबुक भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो मैं एक बार वैसे लिख रहा हूँ। तो आप इसको बुक से मिला लेना सभी कि ये 1922 ही है क्या। अगर 1922 की जगह अलग सन होना ये, तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना, उसको सही कर लेना। फिर अब सोमवार को 10वीं क्लास की SST की परीक्षा है, उस दिन मंगलवार तक मैं शायद तक आपको जो भूगोल की मैंने आपको PDF बताई थी सारी 1 से लेकर 7 पार्ट तक की सारी आपको क्या अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिससे आप भूगोल का होमवर्क कर लें। और हो सकता है ये तीसरे पार्ट की भी लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये इसकी भी आपको PDF है मैं उपलब्ध करवा दूं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में या उससे पहले भी हो सकता है, कल सोमवार को उनकी परीक्षा होगी, परीक्षा होते ही वो PDF बना के आपको क्या है भेज दी जाएगी। अगले दिन आपको 100% 100% है वो भेज दी जाएगी PDF, ठीक है ना, 1-2 दिन के भीतर ही। तो होमवर्क जरूर कर लेना उसका देख के। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोलने से पहले देखो एक बार ये याद है, 1922 नहीं 1925 है, 1925 है शायद तक, ये 1925 है 100% ही क्लियर, क्योंकि 1923 और 24 में तो ये दरें लागू हुई थी ना, उसके बाद ही हुआ था, तो 1922 में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेट है वो क्या है 1925 है। कब हुआ था ये हत्याकांड 1925 में, ठीक है। तो ये 1925 है, 22 को मत देखना, 1925 लिखना अगर आप लिखो तो, वैसे आपको लिखा दी जाएगी नोट्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।